Welcome everyone. In this video, we are going to discuss about reflection and refraction of electromagnetic waves at the interface of non-conducting media. This is taken from paper 2nd Electrodynamics, Electromagnetic Waves and Relativity, and this is the second unit of this paper. Now, what is reflection and refraction of electromagnetic waves at the interface of two non-conducting media? यानी दो अचालक माध्यम है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम एक माध्यम से इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं दूसरे माध्यम की ओर। तो बीच में उनकी जो बाउंड्री है, सीमा है, किस प्रकार वो वेव रिफ्लेक्ट होगी, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और कितना रिफ्रैक्ट होगा, पारगमित होगा, अपवर्तित होगा। तो उनका रेशियो हम ज्ञात करना चाहते हैं, परावर्तित भाग और आपतित भाग का, इसी तरह अपवर्तित भाग और आपतित भाग का। इसमें दो अलग अलग संभावनाएं हो सकती है। देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, व्हेन ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यानी जो ई सदिश है जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ गतिमान है, ई वेक्टर भी है, एच वेक्टर भी है, तो वो ई वेक्टर जो है, जो आपतन तल है, जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, उसके लंबवत है। दूसरा केस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जिसमें ई वेक्टर जो होगा प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल होगा, समांतर होगा। नाउ द फील्ड वेक्टर फॉर द इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स में बी एक्सप्रेस्ड एज, तो क्षेत्र सदिश के जो मान हैं फॉर इंसिडेंट वेव E1 इज इक्वल टू दिस, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव E1 डैश इज इक्वल टू दिस, एंड फॉर रिफ्रैक्टेड वेव E2 इज इक्वल टू दिस। ये सॉल्यूशन हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो वेव प्रोपेगेशन वेक्टर जो इंसिडेंट वेव है उसके लिए K1 है, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए K1 डैश है और रिफ्रैक्टेड वेव के लिए K2 है। जैसा कि ज्ञात है कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, यानी जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वेव की होती है वही रिफ्लेक्टेड वेव की होती है और वही रिफ्रैक्टेड वेव की होती है। लेकिन यहाँ हमने अलग अलग शो किया है, लेकिन तीनों के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। अब ये भी हम रिलेशन ज्ञात कर चुके हैं। मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमने रिलेशन ज्ञात किए थे एच, के और ई में। तो H1 इजिकल टू ये हो जाएगा, H1 डैश ये हो जाएगा और H2 ये हो जाएगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू द बाउंड्री सरफेस, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये बाउंड्री सरफेस के समांतर है। द कंटिन्यूटी ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स E एट द इंटरफेस रिक्वायर्स दैट, तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके लिए उसका जो स्पर्श रेखीय घटक होगा वो अंतरा पृष्ठ पर अनवरत होता है, यानी जो भाग फर्स्ट मीडियम में होता है वही भाग सेकंड मीडियम में होता है। टेंजेंशियल कंपोनेंट, स्पर्श रेखीय घटक, ये इंपॉर्टेंट है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। तो इंटरफेस है, जो अंतरापृष्ठ है, जो बाउंड्री है दोनों माध्यमों के बीच, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट उन तीनों इक्वेशन में है वही उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे। तो ये फर्स्ट मीडियम में हो गया और ये सेकंड मीडियम में हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली द कंटिन्यूटी ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से H एट द इंटरफेस रिक्वायर्ड एट। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए H1t उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, H1t डैश और H2t। H1t जो हो जाएगा उसकी डायरेक्शन हम देखें तो माइनस एक्स अक्ष की अनुदिश है, इसलिए इसको उसका कंपोनेंट लिया सबसे पहले तो वो H कोस थीटा आई होगा, क्योंकि एंगल कोस थीटा आई है तो माइनस में हो गया। इसका कंपोनेंट प्लस एक्स के अलोंग है तो प्लस में आया,
और उसके लिए एंगल थीटा आर डैश है रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए एंगल थीटा आर है, और इसका भी माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, इसलिए माइनस में होगा। ये माइनस कॉमन ले लिया और इसमें कोस थीटा आई कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर डैश। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए दोनों एंगल बराबर ले लिए। अब H1 इज इक्वल टू ये हो गया, K1 की जगह K1 N1 रख दिया, N1 उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब K1 का मान हमने रख दिया ओमेगा 1 अपॉन V1, और V1 का मान होता 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 1 एप्सिलॉन 1, तो K1 का मान हमने ये रख दिया, तो ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल हो गया और ये ऊपर आ गया। फिर इन दोनों को सोल्व किया तो अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 आ गया। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो इधर H01 हो जाएगा, उधर E01 हो जाएगा, बाकी सेम वैसा का ऐसा। इसी तरह रिफ्लेक्टेड वेव के लिए और रिफ्रैक्टेड वेव के लिए, तीनों के लिए सेम हो जाएगा। यूजिंग दिस रिजल्ट्स इक्वेशन 5, अब इनका उपयोग करते हुए जो H की इक्वेशन थी उसमें मान रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब जो E की थी इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों से हम देखेंगे E02 को एलिमिनेट कर देंगे तो E01 डैश और E01 में मान आएगा। इसको अरेंज करके इसका मान निकालेंगे E01 डैश अपॉन E01, क्योंकि E वेक्टर परपेंडिकुलर है इस समय, इसलिए हमने परपेंडिकुलर का साइन लगाया है, तो ये मान आ जाएगा। Where the symbol perpendicular denotes that in the case under consideration electric field is perpendicular to the plane of incidence, यानी विद्युत क्षेत्र आपतन तल के लंबवत है, वो केस हमने लिया है, इसलिए परपेंडिकुलर का साइन लगाया है। अब ये इक्वेशन क्या शो करती है? इक्वेशन 7 gives the ratio of amplitudes of electric field vectors in reflected and incident wave, यानी रिफ्लेक्टेड वेव में एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव में एम्पलीट्यूड का रेशियो, that is relative electric field amplitudes of reflected wave with respect to incident wave. Similarly, eliminating E01 dash from equation 4 and 6, 4 और 6 में से E01 dash को एलिमिनेट कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो E02 अपॉन E01 परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। This equation gives relative amplitudes of refracted wave with respect to that of incident wave। ये इक्वेशन क्या देती है, क्या प्रदान करती है? अपवर्तित तरंग और आपतित तरंग के आयामों के अनुपात को। दोनों इक्वेशंस क्या कहलाती है? फ्रेजनल्स इक्वेशन, फ्रेनेल की समीकरण कहलाती है 7 और 8। Now let us find the form of this equation in the particular case of non-conducting medium, यानी दोनों अचालक माध्यम है, उसकी एक विशिष्ट स्थिति लेते हैं, यानी दोनों ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अचुंबकीय पदार्थ हैं, यानी μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ0। इस पर्टिकुलर केस में दोनों का स्वरूप किस प्रकार होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम N1 इज इक्वल टू ये K1M K1E पहले ज्ञात कर चुके हैं। K1 ये जो है रिलेटिव परमिबिलिटी और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता और आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मान μ1 अपॉन μ0 होता है और इसका मान एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो μ1 की जगह μ0 रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरह N2 इज इक्वल टू अंडर रूट K2M K2E, इनमें μ2 अपॉन म्यू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। μ2 की जगह μ0 रख देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो, N2 अपॉन N1 मान रख दो, ये कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। अब इक्वेशन 7 लेते हैं, E01 डैश अपॉन E01 परपेंडिकुलर वाली, उसमें μ1 μ2 की जगह μ0 रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, अंडर रूट एप्सिलॉन 1 दोनों में से कॉमन लेते हैं ऊपर और नीचे, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
इसके नीचे अंडर रूट एप्सिलॉन 1 आ जाएगा और इसके नीचे भी अंडर रूट एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। अब अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन का मान अभी हमने ज्ञात किया n2 अपॉन n1, ये रख देंगे। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से n2 अपॉन n1 होता है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। वी ऑब्टेन हमें प्राप्त होता है, ये वापस उसी इक्वेशन में जहाँ n2 अपॉन n1 था वहाँ रख देंगे साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। फिर साइन थीटा आर एलसीएम ले लेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से साइन थीटा आर कोस थीटा आई माइनस साइन थीटा आई कोस थीटा आर, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी से साइन ए माइनस बी, और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से साइन ए प्लस बी, ये आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन 8 को देखें, μ1 μ2 की जगह μ0 लिख देंगे। अब μ0 कैंसिल, नीचे से एलसीएम ले लें, कैंसिल, एप्सिलॉन 1 अंडर रूट को भी एलसीएम ले लें नीचे से, ऊपर वाले से कैंसिल, और इसके नीचे आ जाएगा। फिर अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 को लिख देंगे n2 अपॉन n1। फिर n2 अपॉन n1 को लिख देंगे साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। साइन थीटा आर एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा और ऊपर भी आ जाएगा। फिर नीचे वही फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन 10 एंड 11 रिप्रेजेंट फ्रेजनल इक्वेशंस फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडिया व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी फ्रेजनल्स इक्वेशंस हैं जब विद्युत क्षेत्र सदिश जो है आपतन तल के लंबवत है। अब इनसे क्या परिणाम प्राप्त होता है, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। व्हेन n1 अपॉन n2 लेस देन 1, यानी n1 का मान n2 से कम है, और इन वर्ड्स शब्दों में अगर हम कहें, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक्स फ्रॉम द रेयर मीडियम, यानी हम जो आप तरंग है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसको विरल माध्यम से उस अंतरापृष्ठ पर या उस बाउंड्री पर आपतित कर रहे हैं, यानी दोनों माध्यम जहां मिल रहे हैं उसको हम कहेंगे इंटरफेस, अंतरापृष्ठ या बाउंड्री, सीमा। तो पहले वाला मीडियम रेयर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कम है, n2 ज़्यादा है, तो दूसरा वाला डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से हम आपतित कर रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ से साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर n2 अपॉन n1 ग्रेटर देन 1, तो साइन थीटा आई ग्रेटर देन साइन थीटा आर होगा, तो थीटा आई ग्रेटर देन थीटा आर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। दैट इज रिफ्रैक्टेड रेज आर डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो अपवर्तित किरणें हैं या तरंगें हैं, वो अभिलंब की ओर विचलित होती है। एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन 10b जो E01 डैश अपॉन E01 था इज नेगेटिव, क्योंकि ऊपर साइन थीटा आर माइनस थीटा आई आ रहा है, तो थीटा आर कम है, थीटा आई ज़्यादा है, तो वो माइनस में आएगा, तो इसका मतलब ये रेशियो नेगेटिव होगा। तो क्या इंडिकेट करता है, thereby indicating that the reflected and incident waves are in a opposite phases at the interface, यानी अंतरापृष्ठ पर ये विपरीत कलाओं में होते हैं। कौन, परावर्तित तरंगे और आपतित तरंगे, दोनों की कला एक दूसरे के विपरीत होती है, दोनों के बीच पाई का फेज डिफरेंस होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, यानी सघन माध्यम से परावर्तित होती है, दूसरा वाला माध्यम सघन माध्यम है क्योंकि n2 का मान ज़्यादा है, इट सफर्स ए फेज चेंज ऑफ पाई रेडियंस, तो पाई रेडियन का कला परिवर्तन होता है। दूसरा केस लें, व्हेन n1 अपॉन n2 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज n1 ग्रेटर देन n2, यानी पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। और इन वर्ड्स, when an electromagnetic wave is incident on the surface of two dielectrics from a denser medium, यानी सघन माध्यम से आपतित करते हैं, यानी पहला वाला सघन माध्यम है। then from Snell's law sin theta I upon sin theta r is equal to n2 upon n1 less than 1, और sin theta I less than sin theta r, तो theta I less than theta r होगा। that is the reflected rays are deviated away from the normal, यानी जो अपवर्तित किरणें हैं, तरंगे हैं,
वो अभिलंब से दूर विचलित होती है क्योंकि थीटा आर ज़्यादा है। एंड हैंस फ्रॉम इक्वेशन 10b E01 डैश अपॉन E01 परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, क्योंकि थीटा आर ज़्यादा है तो वहाँ साइन थीटा आर माइनस थीटा आई आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। thereby indicating that the reflected and incident waves are in same phase, यानी परावर्तित और आपतित तरंगे जो होती है समान कला में होती है, उनके बीच कोई कलांतर नहीं होता। थर्ड, इन बोथ द अबाउ केसेस, दोनों ही केसों में चाहे n1 अपॉन n2 ग्रेटर देन 1 हो चाहे n1 अपॉन n2 लेस देन 1 हो, E01 अपॉन E02 अपॉन E01 परपेंडिकुलर इन इक्वेशन 11b इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी दोनों ही स्थितियों में ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो क्या शो करता है? देयर बाय इंडिकेटिंग दैट द रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव डज नॉट सफर एनी फेज चेंज, यानी जो अपवर्तित या पारगमित तरंग होती है इसमें किसी प्रकार का कला परिवर्तन नहीं होता है, यानी आपतित तरंग और अपवर्तित तरंग समान कला में होती है। थैंक यू।